कहना चाहता था कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो कहा जा रहा है कि पुराने राहुल गांधी कौन थे, नए राहुल गांधी कौन है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की कि आप लोगों के दिमाग में जो राहुल था वो दरअसल क्रिएटेड या फैब्रिकेटेड राहुल था, जबकि मुझे पता है कि मैं कौन सा राहुल हूं। अब हाँ, ये शक मुझे भी है जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि बात उनको समझ में आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं दूसरी चीज देख रहा हूं कि कुछ चीजें जरूर उन्हें समझ में आ रही, खासकर जम्मू और कश्मीर बेस्ड जो पत्रकार हैं, और आज आज वही लोग वहां पर ज्यादा थे। देखिए, कल हमने देखा कि कश्मीरी पंडित ने स्वयं आकर वहां पे अपनी व्यथा जो है वो लोगों को, राहुल गांधी को सुनाई। लेकिन आज अगर आप गौर करें, जब पत्रकार अपना सवाल पूछ रहे थे उसके पहले जब वो अपना नाम बता रहे थे, तो उनमें से ज्यादातर कोई कौल था, कोई भट्ट थे। तो उम्मीद है कि ये लोग वहीं के हैं, वही कश्मीरी पंडित है। नो डाउट कि कश्मीर से काफी लोग पत्रकारिता में है और यही कश्मीरी पंडित भी हैं उनमें। तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने, तो पत्रकार ने बहुत ही अनयूजुअल तरीके से, बड़े साफ तौर से कहा कि हमें तो पता है कि बहुत सारा काम जो है वो कांग्रेस सरकार का है, लेकिन आप इसकी काट आप लोग क्यों नहीं बताते। मतलब ये देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है। मतलब, और वो जो जिसको हम बड़े चैनल का वो पत्रकार था, उसकी नौकरी को सुरक्षित रखे उनके मालिक, यही मैं कामना करता हूं। क्योंकि और उन पर कटाक्ष भी किया शायद राहुल गांधी ने कि क्या आप एडवाइजर हैं, लेकिन वो बेचारा बता रहा था। तो वो कश्मीर के दर्द में वो पत्रकार है, वो भी इतना बेचारा व्यथित हो चुका है। ये मीडिया का बहुत ही परिवर्तनकारी रूप जो है वो आज देखने को मिला है। मीडिया भी जान रहा है कि हम भी सप्रेस्ड हैं, और निश्चित रूप से होंगे। हम सब पत्रकारिता में हम जानते हैं कि जब हमें हमारी आंखों के सामने कुछ दिख रहा है और हमें लिखने न दिया जाए तो किस तरीके से तकलीफ होती है। यानी मैं ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ राजीव जी, आप तो पूरी स्वतंत्रता देते हैं लिखने की, लेकिन कश्मीर के बेस्ड पत्रकारों के साथ ये हुआ है। वो जानते हैं कि हमारे भाइयों के साथ समस्याएं हुई है, यानी पैलेट गन चलाई गई, कई आंखों के ऊपर बहुत ही भयानक किस्म के उन पर अत्याचार हुए। कई मिडनाइट नॉक जो हम दूसरे वर्ल्ड वार के पहले जो जर्मनी में सुना करते थे, वे अक्सर कश्मीर में हुआ करते थे। आधी रात को लड़कों को उठा के ले जाया गया, कई लोग तो अभी तक लापता हैं। ये सारी व्यथाएं देखी, और राहुल गांधी ने बहुत ही सधे तरीके से उसमें कहा कि हाँ, अब बहुत मुश्किल दौर से आपका समय जो है वो गुजर रहा है। तो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी ने कही, मैं आपके ध्यान में लाता हूं, शायद अगले पैनलिस्ट, विद्वान पैनलिस्ट इसके बारे में जरूर कहेंगे। पहली बार मैंने राहुल गांधी के मुंह से यह सुना कि अब हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये लाइन शायद और एलोबरेट नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये बढ़ा हुआ उनका कॉन्फिडेंस है और यात्रा की जो सफलता है। और आज ही पहली बार उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा जो है वो सफल रही है, ये एक सक्सेस है, ये भी राहुल गांधी ने बताया। तो अब ऐसा लग रहा है कि अगले जो 4-5-6 दिन रह गए हैं, उस दौरान जम्मू कश्मीर का मामला कंसोलिडेट होगा, और ये अगले चुनाव का मुख्य जो नैरेटिव सेट करने की बात है, राष्ट्रीय स्तर पे तो नैरेटिव सेट कर ही रहे हैं। उन्होंने बताया कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमने सामने लाए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए एक नैरेटिव भी सेट हो रहा है, एक एजेंडा भी सेट हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगला जो चुनाव लड़ा जाएगा वो इसी के बेस पर लड़ा जाएगा। तो इस तरीके से यहां तक पहुंचते पहुंचते, और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इस दौरान पिछले 3.5-4 महीनों में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सभाएं की, लेकिन अगर आप रेटिंग के हिसाब से मुझे कहेंगे, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बढ़िया जो उनका डिस्कोर्स जो था उनमें से आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मामला आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर का जो मामला है ये गरमाएगा। राजीव जी। जी प्रोफेसर रविकांत जी, क्या कश्मीर में राहुल गांधी ये यात्रा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने पीछे प्रेम तो छोड़कर जाएगी, लेकिन बहुत सारा नैरेटिव लेके आगे बढ़ेगी। अब महत्वपूर्ण जो है, 31 तारीख को जो संसद का सत्र शुरू होगा, उसमें 2 चीजें होने वाली है। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी एक बड़ा कद लेकर प्रवेश करने जा रहे हैं लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही इस यात्रा का जो है वो इम्पैक्ट हमको 2 तरीकों से दिखेगा। पहले बात तो ये रहेगी कि जो कुछ भी वहां पे बिजनेस होता है, जो कार्रवाई होगी, उसमें विपक्षी दल कैसा रिएक्ट करते हैं और सत्ताधारी बेंचेस कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखना होगा। और उसके बाद, जैसे मैंने एक बार और कहा था कि इस समय जो है संसद का जो सेंट्रल हॉल है वो उस पर कहीं ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अब जो विपक्षी एकता का भी एक तरीके से जो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, चाहे वो अभी बहुत स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक मंच जो है वो 30 तारीख को शायद हमको नजर आ जाएगा। जिन जिन लोगों को बुलाया है राहुल गांधी ने इस 30 तारीख के समापन अवसर पे, उससे एक सीधे सीधे विभाजन रेखा खींच जाएगी कि कौन बीजेपी के साथ है, उसके अम्ब्रेला के नीचे है, और कौन जो है वो
राहुल गांधी के ताने हुए इस राजनीतिक शामियाने के नीचे आकर खड़े होते हैं। यही जो नैरेटिव है, और अगले जो 9 राज्यों में या जम्मू कश्मीर को ले लिया जाए तो 10 राज्यों में जो चुनाव होंगे, उसमें ये नरेशन ही आगे बढ़ेगा राहुल गांधी ने जो सेट किया है आज की तारीख पर। और अगले 3-4-5 दिनों में बहुत ही कंसोलिडेशन होने जा रहा है इन तमाम मुद्दों का, जो पिछले लगभग 123-124 दिनों से वो जो सब कुछ समेटते हुए आ रहे हैं। बेरोजगारी की बातें हैं, सत्ता का केंद्रीकरण है, पूंजी जो है किस तरीके से कुछ ही लोगों के हाथ में दी जा रही है, सरकारी उपक्रम जो है किस तरीके से बेचे जा रहे हैं औने पौने भाव में, तमाम जो है पिछले 8-9 सालों के जो इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज जो हैं अब कंसोलिडेटेड फॉर्म में, और उसके ऊपर पूरा देश जो है वो एक नई दृष्टि से उसको देखेगा। और चूंकि इसके बाद, और जैसा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैंने पुराना जो स्वरूप छोड़ दिया है, राहुल गांधी को भी एक नए स्वरूप में, उनको एक नए तरीके से देश देखेगा, विपक्ष देखेगा और सत्ताधारी दल भी देखेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी भी देखेगी। वो जान चुकी है कि इसको अब बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी को जितना इंपैक्ट छोड़ना था वो छोड़ दिए हैं। उन्होंने बता दिया है कि यह यात्रा जो है 30 तारीख को एक पॉइंट ऑफ प्लेस पे जाकर रुक रही है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से और एक तरह से वो आगे बढ़ेगी, और वो एक उसका जो सिरा है वो संसद के अंदर जाएगा, और दूसरा सिरा जो है वो सड़क पर चलता रहेगा। ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट की कहानी तो अभी बची हुई है। वो जो है बचा खुचा जो असर है कांग्रेस और वो के ऊपर जो देंगे, वो सब जो है अगली यात्राओं में हो जाने वाला है। तो यह यात्रा अपने बहुत ही क्लाइमेक्स पे तो पहुंच ही गई है, और सारा कुछ अब इम्पैक्ट जो है हमको 30 तारीख के बाद देखना होगा। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि केवल 24 तक नहीं, लंबे समय तक भारत की राजनीति पर इस यात्रा का असर रहेगा। उसके साथ अपनी प्रासंगिकता और भी हर पार्टी को बतानी पड़ेगी कि हम इस यात्रा के साथ हैं या नहीं है। यात्रा चाहे 30 तारीख को सिमट जाए तो भी। राजीव जी। जी बिल्कुल, 30 तारीख को सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन कौन से दल आते हैं इस यात्रा के समापन पर, जैसा 23 दलों को बुलाया गया है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो आप कह रहे हैं कि यात्रा यहाँ पूरी हो रही है, लेकिन उसके बाद एक यात्रा जो शुरू हो रही है वो है एक संसद में और दूसरी सड़क पे। और इसके साथ साथ देश की राजनीति में कौन कितनी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ आगे बढ़ेगा और कदम आगे बढ़ाएगा, इसलिए क्योंकि चुनावी साल है और अगला साल आम चुनाव है। और उससे पहले जितनी दमदारी, जितनी मजबूती के साथ सियासी दल आगे बढ़ेंगे, उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। तो देखना बहुत कुछ है अभी बाकी, और हम आप सबके साथ जुड़े रहेंगे ही। बहुत धन्यवाद देता हूं प्रशांत टंडन जी, बहुत धन्यवाद देता हूं दीपक पाचपोर जी, भारत शर्मा जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, उनको भी आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई। और साथ में तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असलम चिश्ती जी लिख रहे हैं कि जब तक धर्म के नाम पर जनता वोट देती रहेगी, इसी तरह न्याय के लिए रोती रहेगी। मदन बुराना भी ईवीएम कह रहे